देख रहे हैं आखिरी 16 CNBC आवाज पर और मैं हूं हर्षदा सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। देखते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बातें। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी जारी नजर आ रही है। इनफैक्ट परसों आखिरी घंटे से ये तेजी शुरू हुई और ये आज तक बरकरार है। हफ्ते के आखिर में इस तेजी का बने रहना काफी अच्छे संकेत दे रहा है। इस लिहाज से अगर आप देखें, निफ्टी बैंक ने आज लीड किया है। वजह है एनपीए पर बड़ी घोषणा की उम्मीद है। नेटवर्क 18 के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने यह संकेत दिए हैं कि जल्द ही वो आरबीआई के साथ मिलकर बैंकों के एनपीए घटाने के लिए एक योजना पेश करने वाले हैं। तो बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले दुगनी तेजी है बैंकों में, ये कह सकते हैं आप। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए, आईटी केवल एक ही सेक्टर है जो कमजोर है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर, मेटल देखिए, रियल एस्टेट देखिए, हर तरफ अच्छी खरीदारी हो रही है। आईटी में कमजोरी के पीछे H1B वीजा के खिलाफ अमेरिका में बिल दोबारा पेश होने की खबर है, जिसके चलते हम यहां पर कमजोरी देख रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कुल मिलाकर कमजोर चल रहे हैं और इसकी वजह यह है कि अमेरिका में कल हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग होने वाली थी, वो नहीं हुई, आज तक के लिए टाल दी गई है। अब बाजार ये समझ रहा है कि शायद सहमति बनाना मुश्किल हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इसी वजह से ये आज के लिए टाला गया है। अब सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे, अगर ये बिल पास हो गया होगा तो गैप अप होने की भी उम्मीद हो सकती है और कहीं गिर गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए बड़ी अनिश्चितता है। तो इसके पहले आज यूरोप देखिए खामोश सा चल रहा है, हल्का दबाव ही है वहां पे। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ऐसे माहौल में? अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है। 9100 पर पुट राइटिंग चल रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पोजीशन देखें तो 9000 पर हाईएस्ट पुट है और 9200 पर हाईएस्ट कॉल है। यानी 4 दिन बाकी रहते ट्रेडर्स का मानना है कि एक्सपायरी 9000 से 9200 के बीच में ही होगी। हर्षदा और सेंसेक्स निफ्टी इस बीच स्क्रीन पर लेकर आते हैं प्रदीप, क्योंकि यहां पर हमने देखा है सुबह से खरीदारी का जोर बना हुआ है। 9100 को कंफर्टेबली होल्ड करता हुआ। इनफैक्ट दिन के हाई से हम ज्यादा दूर नहीं है। यहां से अब 11 पॉइंट और या 10 पॉइंट और हम डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे, तो तेजी बरकरार है। सेंसेक्स में भी हमने देखा एक अच्छा तेजी का मूव बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन आज का पूरा खरीदारी का जो मूव आया है, जो तेजी की कमान संभाली है, वो बैंक निफ्टी ने ही संभाली है और मिड कैप्स भी आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर अब 250 पॉइंट ऊपर, मिड कैप्स में भी आज करीब करीब 80 अंकों का उछाल। तो आज कहां होगी हमारी नजर? जैसे कि हमने बात की, एनपीए पर ही नजर है और यही सबसे बड़ा ड्राइवर है आज। तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य क्या मानती हैं, उन्हें क्या उम्मीद है सरकार से एनपीए रिजोल्यूशन के लिए, उनसे ही जानेंगे। इसके अलावा एनपीए कम करने के नए फॉर्मूले पर पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा भी होंगे हमारे साथ, जो बताएंगे कहां है कमाई के मौके और रोज की तरह अभी क्या लॉन्ग करें और क्या शॉर्ट। 3 बजे निफ्टी कॉल और 3:15 बजे बीटीएस की कॉल हर रोज की तरह आपके साथ होगा। लेकिन स्टॉक्स जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है, वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और बैंक्स ने ही, क्योंकि आज खरीदारी में सबसे ज्यादा जोश दिखाया है। सबसे पहले पीएसयू बैंक आपकी स्क्रीन पर आते हुए, ओबीसी, विजया, सिंडिकेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, लिस्ट लंबी है आज इन सरकारी बैंकों की, जहां पर जबरदस्त तेजी बनती दिखाई दे रही है। लेकिन सरकारी बैंक ही नहीं, आज निजी बैंकों में भी लोगों ने काफी जोरदार तेजी की पोजीशन ली है। आईसीआईसीआई बैंक 3.5% ऊपर, फेडरल, येस बैंक, ऑफकोर्स येस बैंक में क्यूआईपी का भी असर आज फिर बरकरार है। 1% का उछाल एक्सिस इंडिसन में भी हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। मेटल्स चमक रहे हैं। टाटा मेटालिक, सेल जैसी कंपनियों में अच्छी खरीदारी। हिंदुस्तान जिंक और हिंडाल्को में भी 1 से 1.5% का उछाल बनता दिखाई दे रहा है और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी हमने देखा है लगभग आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है। इंडेक्स को बढ़ाने में आज आईटीसी का बड़ा हाथ है। ये स्टॉक एक स्मार्ट मूवर है आज का ट्रेड का, करीब 1.5% ऊपर। ऑरबिंदो फार्मा, गेल, भारती, रिलायंस जैसे काउंटर्स ने भी सहारा दिया है, इनमें भी लगभग 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स देखें तो यहां पर जो जोश है वो डीसीएम श्रीराम, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, श्रीराम ईपीसी, वाटेक वाबाग, जेके पेपर जैसी कंपनियों में साफ दिखाई दिया है। हालांकि कुछ स्टॉक्स हैं जो फिसल रहे हैं। इंडेक्स के लूजर्स, ग्रासिम 3% नीचे, टेक महिंद्रा, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स में भी सेल साइड की पोजीशंस। और आइए अब चार्ट देखते हैं निफ्टी का। इस हफ्ते के 5 दिन की तस्वीर सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त 5 कैंडल्स हैं। हमने इस हफ्ते की शुरुआत देखी थी तकरीबन 9167 पे और वहीं टॉप बन गया। उसके बाद 2 दिनों की गिरावट रही और फिर ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इसने मदद की। 2 दिनों में हम रिकवर होने में कामयाब रहे। तो नेट अब जो पोजीशन नजर आती है हमें कि 3 दिन की गिरावट, 2 दिन की रिकवरी, तो हफ्ता कुल मिलाकर मिला जुला सा ही रहा है। और जिस तरह से शुरुआत में गिरावट आई थी, पहले 3 दिन तो लग रहा था कि मार्केट का टॉप बन गया और अगर मान लीजिए कि आप हफ्ते के लोज के करीब कहीं क्लोज हो रहे होते
तो ये एक बड़ी सॉलिड रेड कैंडल होती है आज आपके सामने वीक के हफ्ते के आखिरी दिन, और वो कमजोरी का संकेत होती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। 2 दिन में जो भरपाई हुई है नुकसान की, ये भरपाई कितनी हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दरअसल मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे एक दिन और जोड़ेंगे, क्योंकि जो गिरावट की शुरुआत हुई वो 9,218 के आसपास से हुई थी, तो वहीं से आपको नुकसान की भरपाई भी, जो भी आपको हिसाब लगाना है नफे नुकसान का, वहीं से लगना चाहिए। तो करीब 4 दिन की गिरावट और 2 दिन की रिकवरी। अब नुकसान कितना था और कितना भर गया, अगर आप देखें तो इस पूरे नुकसान की 50% की भरपाई होती थी 9,118 पे। आज आप ज्यादातर वक्त उसके ऊपर टिके हुए हैं और अभी तक के संकेत तो हैं कि उसके ऊपर क्लोज भी हो रहे हैं। 50% से ज्यादा जब नुकसान की भरपाई हो जाए तो बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है, उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, मार्केट फिर से हमारे ग्रिप में आ रहा है, और यही वजह है कि आप खरीदारी का माहौल फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन बाजार का ट्रेंड समझने के लिए कल हमने आपको जो ये चैनल दिखाया था उस पर फिर से लौटते हैं। देखिए, ये है निफ्टी का चैनल, 7,900 से लेकर के 9,200 तक की तेजी। तो इसमें अब आप बिल्कुल ये आखिरी जो इस हफ्ते की कैंडल है ये देखेंगे तो हम इसके नीचे आए हफ्ते के दौरान, लेकिन फिर लौट गए और उसके ऊपर अब बंद हो रहे हैं, तो ये अभी इंटैक्ट है। ये चैनल देखकर आपको ये अंदाजा जरूर लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर आकर लॉस ऑफ मोमेंटम है, ये तो हमें दिखाई दे रहा है। हमारे ऑसिलेटर्स भी ऐसा कह रहे थे, हमने आपको ये चेताया भी था पिछले हफ्ते ही, उसके बाद करेक्शन भी आया, लेकिन फिलहाल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो आगे बढ़ने की रफ्तार थोड़ी सी धीमी भले ही पड़ी हो, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन निफ्टी बैंक भी देख लीजिए, क्योंकि गिरावट का नेतृत्व जो है, लीडरशिप निफ्टी बैंक से आई थी। ये निफ्टी बैंक है अब आपके सामने, और यहां पर भी देखिए वही सेम पोजीशन है। इस हफ्ते के दौरान हम नीचे गए लेकिन फिर से वापस लौटे हैं, और ये बहुत बड़ी टेल है। इनफैक्ट इसने हफ्ते के नुकसान की करीब करीब पूरी भरपाई कर ली है निफ्टी बैंक ने, और इसलिए ये और ज्यादा हौसला बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जिस सेक्टर की वजह से हम गिरे थे वही अगर अपने पूरे नुकसान की भरपाई कर ले, और जिस तरह से आप इसमें ये कैंडल बनते हुए देख रहे हैं, वो ये संकेत दे रही है कि हम इस चैनल के ऊपर ही फिर से बंद होंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ऐसा लगता है कि ये हफ्ता एक व्हिप सॉ की तरह ही अब दिखाई देगा शुक्रवार को आखिरी घंटे की पोजीशन अगर आप देखें तो। हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर क्या कह रहा है, कल जितना उत्साह नहीं है, तेजी है। कल हम 66 पे थे, आज 60 पे हैं, तो खरीदारी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी पड़ी है, लेकिन वीकेंड के पहले अमूमन ऐसा होता है। आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है, इसी वजह से शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन तेजी तो बिल्कुल दिखाई दे रही है। आज भी बाजार में पैसे आ रहे हैं। जी हाँ, तेजी की पोजीशंस तो बनती दिखाई दे रही हैं, लोग खरीदारी करने के लिए तैयार हैं, और खासकर अगर आप वायदे बाजार में देखेंगे, आज तेजी का जो पूरा एक्शन है वो बैंक्स की ओर से ही आता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये शायद लास्टिंग मूव्स है। कुछ स्टॉक्स जो भागे हैं, बैंक ऑफ इंडिया खासकर आप देखिए 6% का उछाल, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी उसी लिहाज से बढ़ता हुआ। साथ ही साथ आईडीबीआई बैंक में भी हम देख रहे हैं अब अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। डीसी भी इस लिस्ट में शामिल है। किरण, इनमें से कोई जो इस समय तेजी के लायक दिख रहा है, लॉन्ग पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं? बैंक ऑफ इंडिया मुझे दिखता है कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। वैसे तो बैंकिंग स्टॉक्स जो प्रदीप जी ने अभी बताया वैसे ही है कि सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट थोड़ा डेरिवेटिव डेटा, वॉल्यूम सब अगर मिला के देखा जाए तो पिछले करीबन 1.5 महीने का जो मंदी था उसने आज एक ही दिन में खा लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। 138 का छोटा सा बैरियर है इस स्टॉक के, जो स्विंग टॉप था फरवरी सीरीज का, वो एक बार निकल जाए तो मुझे लगता है कि अप्रैल सीरीज में ये स्टॉक करीबन आपको 147 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 147 से 160 तक जाने की उम्मीद है। तो बैंक ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है चार्ट के हिसाब से। इनफैक्ट सुबह से कई जानकारों के रेडार पर भी है बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने उन सब ने 140 के ऊपर के टारगेट्स दिए हैं सीएनबीसी आवाज पर। आरईसी एक काउंटर जिसमें हम देख रहे हैं इंटरेस्ट है, वॉल्यूम एक्शन पिकअप 3% ऊपर, नई तेजी करें 171 पर है। बिल्कुल करनी चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और 186 के टारगेट्स इजीली देखने को मिल जाने चाहिए, 186 के करीब। आज इसमें वॉल्यूम तो है ही जैसे आपने कहा, पर अगर ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी देखते हैं तो करीबन 7% ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रहा है। ऊपर से 176 से लेके 173 तक थोड़ा सा करेक्शन हो चुका है, वो बल्कि बहुत अच्छा करेक्शन है। तो जो लॉन्ग पोजीशन है इनके लिए मैं स्टॉप लॉस करीबन 169.50 का सजेस्ट करूंगा, और मेरे ख्याल से 185, 186 के लेवल्स अगले हफ्ते देखने को मिलेंगे इसी सीरीज में। ओके, वक्त है इजाजत लेने का। किरण, कोई डिस्क्लोजर्स?
बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे प्रदीप जी। एक जनरल डिस्क्लोजर की जो मैंने व्यू दी वही व्यू में हमने हमारे क्लाइंट्स को दी होगी। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में ये कोई स्टॉक्स नहीं है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे दो नए एक्सपर्ट, मानव चोपड़ा और विजय चोपड़ा। साथ ही एनपीए पर क्या है एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य की राय और क्या कहते हैं पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती, जानेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और अब हम आखिरी घंटे की तरफ बढ़ चुके हैं। 9132 दिन के हाईज के करीब चल रहा है। निफ्टी 45 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी करीब 350 पॉइंट ऊपर। तो बैंकिंग स्टॉक्स ने ही आज बाजार में जान भरी है, ये हम कह सकते हैं। बाजार की नजर दरअसल सरकार की तरफ से आने वाले एनपीए कम करने के फॉर्मूले पर है और इसी वजह से ये तेजी देखी गई है। अब 10 मार्च को हमने बात की थी एनपीए कम करने के सही आइडिया को लेकर। मेरी बात हुई थी एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से। तो आइए आपको सुनाते हैं उसके कुछ अंश। कोई भी आइडिया जो हम लोग को ठीक तरीके से सस्टेनेबल उपाय से रेजोल्यूशन करने दे, वही आइडिया गुड आइडिया है। कोई भी आइडिया हो। बैड बैंक के बारे में बहुत चर्चा हुई है, आपको भी मालूम है। 2 जगह में आके हम लोग रुक गए हैं। एक चीज है बैड बैंक करने के लिए कैपिटल की बहुत जरूरत है। वो कैपिटल कहां से आएगी, उसको पहले हम लोग को तय करना पड़ेगा। दूसरी चीज है जो वैल्यूएशन है, किस वैल्यूएशन में हम लोग बैड बैंक को जो हमारी एसेट है देंगे और वो वैल्यूएशन हम लोग कैसे तय करेंगे कि ठीक वैल्यूएशन पे दे रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा घटा के दे तो वो घटाने के लिए जो पैसा की जरूरत है वो कहां से आएगी। वही फिर हम लोग कैपिटल के मामले पे आके रुकते हैं। तो यही 2 चीज पे हम लोग रुके हुए हैं। तो अगर ये दोनों चीज की हल निकलती है तभी जाके बैड बैंक बन पाएगी, है ना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बैड बैंक की जो मैनेजमेंट होगी वो भी बढ़िया मैनेजमेंट की जरूरत है, क्योंकि बढ़िया मैनेजमेंट बिना ये जो जैसे चीज हम लोग करने की प्रयास कर रहे हैं ये करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि होता है कि बैंक जब करता है, बैंक का अपना एक उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रयास रहता है, क्योंकि बैंक को चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग स्वस्थ बनाए और हमारे बैलेंस शीट बढ़िया बनाए। बैड बैंक की ये जो रिक्वायरमेंट है ये कम होगी, क्योंकि वो तो बैड ही है, तो उसको खाली स्वस्थ ही बनना है। सो इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, ताकि जो इसका जो क्या कहें जो कार्रवाई है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो ठीक ढंग से हो पाए। तो पहले दोनों सवाल पे आपका सुझाव क्या है? जो आपने कहा कैपिटल की एक दिक्कत है और वैल्यूएशन की। देखिए वो तो वही जाके जैसे हम कहते हैं कि हम लोग रुक जाते हैं। कैपिटल के लिए तो एट द एंड ऑफ द डे आइदर वो मार्केट से आएगी नहीं तो गवर्नमेंट से आएगी। मार्केट से आने के लिए टाइम लगती है। मार्केट कैपिटल तभी देती है जब आप बहुत बढ़िया एक टीम को लगा सकते हो जिसको देख के मार्केट कैपिटल देगी, तो उसके लिए समय लगता है। और आज के दिन में मुझे लगता नहीं है कि उतना समय है। अगर ये करना होता मार्केट से कैपिटल निकाल के, तो ये बहुत पहले शुरू करना जरूरी था। और वैल्यूएशन के बारे में उसके ऊपर बहुत सारे क्या कहें पद्धति है, वो उनमें से हम लोग को देखना पड़ेगा हमारे लिए कौन पद्धति ठीक है। क्योंकि जैसे कि यूएस या डेवलप्ड कंट्रीज में सब जगह जब ऐसी कोई चीज होती है तो उसकी जो वैल्यूएशन है बहुत घट जाती है, लेकिन यूएस और इंडिया बहुत फर्क है। आज के दिन में जितने सारे एसेट्स हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो सारे एसेट्स में इंडिया में कमियां हैं, ज्यादा नहीं है। यानी कि हमारी ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज है, यानी बहुत सारे पावर प्लांट या बहुत सारे स्टील मिल हैं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। और जो स्टील मिल और पावर प्लांट भी है, अगर आप पर कैपिटल यूसेज ऑफ स्टील और पावर हम लोग के यहाँ इंडिया में देखेंगे तो कई अफ्रीकन नेशन है हमसे आगे हैं। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज का शॉर्टेज है। खाली यही नहीं, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है, तो इसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आज के दिन में जो लोन्स है उससे कई ज्यादा ही होगा। तो इसलिए इसका वैल्यूएशन करना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग इसको बहुत राइट डाउन करके जो ट्रांसफर करेंगे ये भी ठीक नहीं बैठता है किसी के साथ। तो ये राय एसबीआई चेयरमैन की ओर से जो हमें मिली, उनका ये कहना है कि हमारे देश में पावर प्लांट की कमी है, पावर की कमी है,
स्टील की कमी है, तो फिर स्टील कंपनियां एनपीए हो गई, ये हमारे लिए समस्या क्यों है? ये तो वायबल होना ही है, डिमांड तो आनी ही है और आगे चलकर इनमें अच्छा मुनाफा आएगा। लेकिन इस दौरान बैंक इस एनपीए को लेकर परेशान है, इसकी वजह से वो रेट कम नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से उनका मुनाफा कम होता जा रहा है। शेयर होल्डर्स को जो नुकसान हुआ है वो तो अपनी जगह है ही। हमारे साथ अब केसी चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। चक्रवर्ती साहब, जो एक बात अरुंधति मैडम कह रही थी कि ये आप किसको काम सौंपते हैं, ये बड़े महत्व की बात है। हालांकि आप इससे ऊंचे पद पे रहे हैं, इसलिए शायद आप बैड बैंक के चेयरमैन बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे और आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं जानता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, हम जो सबसे पहले आप जो जैसे अरुंधति मैडम ने जितने चीज बताए उसमें बहुत चीज से मैं सहमत हूं। स्पेशली मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट चाहिए, मगर बहुत चीज से मैं सहमत नहीं हूं। इसमें क्या है, मेरा पूरा नजरिया एनपीए के बारे में एकदम अलग है। हमको अगर एनपीए प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है, वो अगर बैड बैंक से रिजॉल्व होगा तब हम करेंगे। और सबसे पहले तो हमें ये जानने का है, अगर एनपीए को रिजॉल्व करने का है, अगर आपके पास समय है तो मैं बता सकता हूं, हमें पहले ये जानने का है कि व्हाट इज एनपीए। जितने लोग एनपीए कर रहे हैं, आप किसी का इंटरव्यू करते हैं, अरुंधति मैडम को पहले पूछे कि एनपीए क्या है, देन हाउ मच इज द एनपीए, व्हाट इज द सीरियस प्रॉब्लम। फिर तीसरा आप जानिए व्हाई ये एनपीए क्यों हुआ है, और चौथा ये एनपीए कब हुआ है। ये चार चीज जब तक पता नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम कभी भी ये रिजॉल्व नहीं होगा। तो हम जाके सॉल्यूशन खोज रहे हैं बिना, अच्छा, हमारा एटीट्यूड अबाउट एनपीए, एनपीए हम सोचते हैं कि एनपीए बोरोवर खराब है, एनपीए बैंक खराब है। नो, नाइदर एनपीए बोरोवर इज बैड नॉर एनपीए बैंक इज बैड, द इंसिडेंस ऑफ एनपीए इज बैड। नाउ माई थर्ड पॉइंट, सो एनपीए सोसाइटी में ट्रीट करना है एज ए सिकनेस। जो आदमी बीमार होता है उसको हम ब्लेम नहीं करते हैं, जिसके घर में रहते हुए लोग बीमार हो जाते हैं उसको हम ब्लेम नहीं करते हैं। हाँ, ब्लेम करते हैं अगर उनसे नेग्लिजेंस है, अगर पेरेंट्स खाना सही से नहीं दे, गलत तरीके से परवरिश करे, बच्चे बीमार होते हैं तो हम पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। तो कि अगर इकोनॉमी में मंदी होती है तो एनपीए होते हैं, जब अच्छा समय होता है सबको लगता है बहुत तेजी है, सब लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और बाद में जब इकोनॉमी टर्न हो जाती है तो फंस जाते हैं। नहीं, अच्छे समय में होता है तो बुरा समय में उनको अच्छे समय में जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा, उसको जमा करके रखना चाहिए। मैंने आप तो जब हमारा इनकम अधिक होता है, हम अधिक खाते हैं, अच्छा तरीके से करते हैं, जब हमारा इनकम घट जाता है तो हमको अपना बेल्ट टाइटन करना पड़ता है, हम जो है कुछ चीज जमा करते हैं। ये हम मानते नहीं है, इसको मानने के लिए हम तैयार नहीं है। तो अच्छा समय में आपने अगर अधिक प्रॉफिट किया तो खराब समय में वो प्रॉफिट निकालिए ना। आप बताते हैं कि बोरोवर के पास कैपिटल नहीं है, प्रॉब्लम तो यहां पर है। देखिए, तो अगर हम इस चीज पर विचार नहीं करेंगे कि एनपीए क्या है, कितना है, और उसके बिना हम जो है एनपीए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन चक्रवर्ती साहब, अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं कि अप्रैल दिसंबर तक लगभग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सामने ही 1 लाख करोड़ के एनपीएज हैं, खराब लोन है, और सेक्टर स्पेसिफाइड है, इसमें रोड्स है, स्टील है, कुछ सीमेंट कंपनियां हैं, टेक्सटाइल्स हैं, और ये यूजुअल सस्पेक्ट्स नहीं है क्योंकि इनकी साइकिल्स भी वैसी बदली हैं। अब सवाल यही है, सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि कल वित्त मंत्री ने कहा एक क्विक सेटलमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होगा वो सेटलमेंट? आपसे मैं सहमत नहीं हूं कि ये अप्रैल दिसंबर क्वार्टर में, ये एनपीए पहले का है। देखिए, हम तो ये मान नहीं रहे हैं कि ये जो है एनपीए हो चुका था, बैंकों ने बताया नहीं है, तो हम अप्रैल दिसंबर करके बता रहे हैं। ये एनपीए कब हुआ है ये हमें पता ही नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि एनपीए क्या है, हम डायमेंशन ऑफ प्रॉब्लम बिना जाने उसको सोल्यूशन। आप बताइए, स्टील सेक्टर में इसमें है, भाई कौन से है? देखिए, ये जस्ट लाइक सिकनेस, जब तक हमें पता नहीं है कि कौन बीमार है, बीमारी क्या है, आप बताइए, आप जो है सिकनेस रिजॉल्व कीजिए। तो आप एनपीए रिजॉल्व करने जा रहे हैं ये जाने हुए कि भाई कौन बीमार है, क्यों बीमार है, किस लिए बीमार हुआ, कब बीमार हुआ, बिना ये जाने आप जो है आदमी को ट्रीट करना चाहते हैं। तो हमें कोई बात नहीं है, आप कीजिए, आपको सफलता अगर मिलेगा, बाई चांस मिलेगा, तो आदमी तो बिना ट्रीटमेंट के भी सही हो जाते हैं, अपने से जानवर ठीक हो जाते हैं, उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होता है, तो वो लक है तो हो जाएंगे। तो चक्रवर्ती साहब, आपका असेसमेंट क्या है? ना, हम तो बता रहे हैं ना, मेरा असेसमेंट है कि लोगों को पता ही नहीं है कि एनपीए क्या है।
कितना एनपीए है वो पता नहीं है, क्यों एनपीए हुआ है ये पता नहीं है, कब एनपीए हुआ है पता नहीं है, और ये प्रॉब्लम जो है बहुत सीरियस है। जब तक आप इसको सिस्टमेटिकली नहीं जाएंगे आप इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, एक आखिरी सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, वो ये कि इस केस में क्या होता है अगर ऐसा मामला मान लीजिए कि किसी डेवलप्ड कंट्री में हो, तो इवेंचुअली आप उस एनपीए को बेचेंगे, कोई नया बायर सामने से आए या कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सामने से आए। जैसे अरुंधति जी अभी बता रही थी कि वो वैल्यूएशन पे बड़ी जिच है, तो बैंक बेचना चाहते हैं लेकिन जिस भाव पे खरीदार हैं उतना नीचे जाके बेचना नहीं चाहते। हमने देखा हाल में विजय माल्या साहब के बंगले को लेकर, उनके ऑफिस को लेकर, उनके एरोप्लेन को लेकर के इस तरह की कोशिशें हुई हैं और बैंक कामयाबी नहीं हो पा रहे क्योंकि इतना बड़ा हेयर कट वो लेना नहीं चाहते। तो इस समस्या का क्या कोई हल है कि एक दाम तय करें, उस पर बेचें, खत्म करें कहानी? देखिए सुनिए, ये जो वैल्यू अगर उसका घट गया है, उसका वैल्यू अगर 0 हो गया है तो कोई 10 रुपया तो देगा नहीं है। उसका वैल्यू अगर 1 रुपया हो गया है कोई 5 रुपया तो देगा नहीं। प्रॉब्लम ये वैल्यू कम क्यों हुआ है? चूंकि आपने एनपीए अगर बहुत शुरू में आइडेंटिफाई किया होता उसका वैल्यू होता, उस समय अगर आप बेचे होते आपको वैल्यू मिलता। अब आपने जो है एनपीए को डिटेक्ट करने में इतना टाइम लगा दिया कि उसका वैल्यू घट गया। अभी आप बता रहे हमको वैल्यू नहीं मिल रहा है, उन्होंने ही बताया कि लोन बढ़ गया है मगर उसका वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए जरूरी क्या था, जो ही ग्लोबली एनपीए जो ही होता है तुरंत उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तुरंत उसको बेच दिया जाता है। हम जो है जब एनपीए होता है उसको छुपाने का कोशिश करते हैं, उसको प्रोलॉन्ग करने का कोशिश करते हैं और बाद में बताते हैं ये रिकवर नहीं हो पा रहा है, कोई इसको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो वैल्यू आपके पास, तो इनके पास आप पूछिए कि इनके पास रिटर्न ऑफ एसेट बैंकिंग सिस्टम में 4 लाख करोड़ है, उनको बेचने में उनको क्या तकलीफ है? उनका तो वैल्यू 0 है बुक पर। तो ये हिम्मत बैंकर्स नहीं जुटा पा रहे हैं। चक्रवर्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करें कि सरकार कोई यही तरीका निकाले। वित्त मंत्री के सामने यही एक चुनौती है, ऐसा मुझे लगता है, जो चक्रवर्ती साहब भी कह रहे थे और जो हमने सुना एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य भी कह रही थी कि किस वैल्यू पे, किस भाव पे आप इन एसेट्स को बेचेंगे, ये अहम है। इसके लिए कोई मैकेनिज्म अगर तैयार किया जाए, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो रिकमेंड करे, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कहा जाए कि वो रिकमेंड करे, कोई एक तरीका निकालना पड़ेगा क्योंकि वही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ये मामला अटका हुआ है। प्रदीप, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह की बयानबाजी हुई है और जो तेवर वित्त मंत्री ने भी दिखाया कि एक जल्द सेटलमेंट आएगा, शायद यहाँ पर इन बैंकों को भी हेयर कट लेना पड़ेगा, यानी कि जो वैल्यूएशन मिल रहा है उसको आपको उस पर आपको एसेट बेचने पड़ेंगे, भले ही वो थोड़ा कम वैल्यूएशन। तो मतलब देखिए 4-5 चीजें ही होती हैं, कोई और बड़ी चीज दुनिया में कहीं हुई नहीं है और जिसको हम कहते हैं कि री इन्वेंट द व्हील तो हमें करना नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है कि आप 20% का तो पहले हेयर कट ले लें, बाकी 20% लोन को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दें। जैसे ही 40% लोन निकल जाएगा ना, बाकी का 60% अपने आप हेल्दी हो जाएगा और कंपनी, काफी सारी कंपनीज जो है वो प्रॉफिटेबल या वायबल दिखने लगेंगी। फिर आप उस लेवल पर अगला 20% एआरसीज को बेच दें और बाकी जो बचेगा 20 से 40% वो अपने आप फिर प्रोसेस में धीरे धीरे अपग्रेड होता रहेगा। तो ऐसा एक मैकेनिज्म आपको बनाना है और दुनिया भर में यही चीजें होती हैं। इन 4 ऑप्शन के अलावा और कोई 5वां 6ठा विकल्प है ही नहीं। इनफैक्ट इसको फिर शेयर बाजार के निवेशकों को कैसे समझना चाहिए और कहां पर हम देखेंगे इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? हमारे साथ इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा भी जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि कल वित्त मंत्री साहब ने ये कहा और इनफैक्ट ये पब्लिक में है कि 30 से 50 कंपनियां हैं जिसके चलते सबसे ज्यादा एनपीएस की मात्रा बड़ी है बैंकिंग सिस्टम में, वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। बैंक्स को शायद अब कहा भी जाएगा, जैसे प्रदीप मेंशन कर रहे हैं, हेयर कट लें, कुछ एसेट्स बेचें, लेकिन इस पूरे पोर्टफोलियो में जो सरकारी बैंकों का पोर्टफोलियो है या फिर जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं, सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है इफेक्टेड शेयर कौन सा रहेगा? अब निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए इस पर्सपेक्टिव में? अर्चना, देखिए, पहली बात अगर हम सरकारी बैंकों की करें तो वैल्यूएशंस जो हैं अभी भी बुक वैल्यू के काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं या कुछ स्टॉक्स बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस तो नहीं है। दूसरी चीज, जो लोन एनपीए माना जा चुका है तो उस एसेट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है और जब हम बात कर रहे हैं कि एआरसीज को इन्वॉल्व किया जाएगा और उसमें से कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होगी,
और ये बात आज पहली बार नहीं हो रही है, ये करीब करीब 1-1.5 साल से बीजेपी सरकार कर रही है और बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर काम चल रहा है बैकएंड में। और मुझे लगता है कि जब ये वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जो एसेट आज की डेट में लगभग 0 हो चुका है बुक्स पे, वो कहीं ना कहीं एड ऑन ही करेगा, बैंक के बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन ही करेगा। जहां से पैसे आने बंद हो गए हैं वो एसेट बेच के कुछ निकले। मगर ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो फॉर्मूला क्या होगा, उस एसेट की वैल्यू क्या लगाई जाएगी, कितनी लगाई जाएगी और वो लोन के अगेंस्ट कितना बड़ा डिस्काउंट होगा, ये चीजें देखने वाली होंगी। ये हम सबको इंतजार करना पड़ेगा भारत सरकार किस तरीके से इस पे काम करते हैं। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल जब ये एनपीएस डिक्लेयर करने की मुहिम चली पिछले 1-1.5 साल में और बैंक्स ने अपने एनपीएस डिक्लेयर करे, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम साफ होने की शुरुआत थी। और मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है, खासकर सरकारी बैंकों के लिए। और जो टॉप रैंक बैंक्स हैं, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, चाहे वो ओबीसी हो, तो ऐसे बैंक्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी। मगर ऐसे भी बैंक्स हैं जैसे आईओबी है, जहां पर बहुत बुरा हाल था, एसेट क्वालिटी काफी खराब थी, तो उन बैंक से थोड़ा बचें। जिन बैंक्स की थोड़ी सी एसेट क्वालिटी बेहतर साइड पे थी, तो मुझे लगता है वहां पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी। और जो टॉप रैंक टॉप 5-6 गवर्नमेंट बैंक्स हैं, मैं उसमें काफी बुलिश हूं और मुझे लगता है उनमें पोजीशंस भी बनाई जा सकती हैं। ओके, इनफैक्ट इस पूरे एनपीए की चर्चा में एक एग्जांपल हर्षदा जो याद करना चाहिए वो है यूटीआई का। यूटीआई के पास बहुत सारे ऐसे ही एनपीएस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स थे, लेकिन उनको होल्ड करने पर अगले 5 से 10 साल में उसके अच्छे वैल्यूएशन निकल आए। तो इसी तरह से यहां भी मुद्दा यही है कि इन एसेट्स को कौन होल्ड करेगा। क्या सरकार कर सकती है, क्या पीएसयू कंपनियां अपने अपने सेक्टर के इन एसेट्स को एक्वायर करके फिर उनको होल्ड करके रखें तो इनकी अच्छी वैल्यू आएगी। वो होल्डिंग दरअसल कौन करके रख सकता है, क्या लोग बॉन्ड के जरिए या शेयर के जरिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ऐसा एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है कि कम से कम 5 साल तक आप इन एसेट्स को अगर होल्ड करने को तैयार हैं तो फिर इनको धीरे धीरे रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन वो मैकेनिज्म अब तक तो सरकार ढूंढ नहीं पाई। उम्मीद करें कि कुछ निकल कर आएगा अगले हफ्ते और आज जो ये उत्साह है बाजार में वो बना रह पाएगा। फिलहाल ऊपर के लेवल से मार्केट थोड़े से हल्के होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो। इस बीच कुछ और जानकारी निकल कर आई है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक डेवलपमेंट है कि 27 मार्च को इनके श्रीकाकुलम प्लांट की यूएस एफडीए जांच करने वाला है। आपको याद होगा इनकी पहली डोआडा यूनिट की जांच हुई थी, वहां पर कई आपत्तियां पाई गई थी। अब ये शायद तीसरी यूनिट होगी जिसकी जांच होने वाली है और उस खबर के बाद इस स्टॉक में थोड़ा सा नरम मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। साथ ही फाइजर को लेकर भी एक डेवलपमेंट आई थी कि यहां पर भी यूएस एफडीए ने कुछ आपत्तियां पाई हैं और उसके बाद वो स्टॉक करीब करीब 1 से 1.5% फिसला है। तो ये फिलहाल 2 काउंटर्स हैं जो इस समय रेडार पर हैं, जहां पर हम देख रहे हैं हल्की मुनाफा वसूली का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मेरे ख्याल में मानव चोपड़ा है। मानव, डॉक्टर रेड्डीज, फाइजर चार्ट्स पर क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? एक्चुअली सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी की बात की जाए, स्टॉक में काफी वीक मोमेंटम है। अगर हम देखें भी तो कंटिन्यूसली स्टॉक सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स एंड बॉटम्स बनाते जा रहा है। स्टॉक ने काफी टाइम के बाद अपना जो वीकली और मंथली सपोर्ट लेवल्स थे 2750 के, उसको डिसाइसिवली ब्रेक किया है। आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में अगर स्टॉक में कोई रिबाउंड रैली भी आए, बिकॉज इट इज इन ओवरसोल्ड लेवल्स, स्टॉक में कोई नया निवेश करने की तो सलाह नहीं रहेगी, बिकॉज स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। एंड आई थिंक सेल ऑन राइज का अप्रोच ही बना के चले। सो अपसाइड मुझे स्टॉक का कैप लग रहा है 2700 2750 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अगर हम फाइजर की भी बात करें तो काफी टाइम से स्टॉक करीब 6 से 8 महीने से एक साइडवेज ट्रेडिंग बैंड पे रहा है, बट इसका जो मंथली सपोर्ट है करीब 1680 1660 के आसपास है। आज भी देखेंगे तो जो स्पाइक हमें लोअर लेवल से मिला है 1660 के सपोर्ट को बाउंस करके आए। सो फाइजर अगर जब तक ये क्रूशियल लेवल इसके लिए बहुत अहम रहेंगे एटलीस्ट फॉर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो जब तक ये लेवल्स के ऊपर सस्टेन रहेगा तब तक उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। बट कहीं ना कहीं स्टॉक अंडर परफॉर्मर है बिकॉज रेंज बाउंड है। सो दोनों स्टॉक में निवेश ना करें, बट इनफैक्ट फाइजर में कोई लॉन्ग पोजीशन खड़ा है तो 1660 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चले। फाइजर की यहाँ पर
एक यूनिट में कुछ बायोलॉजिकल स्टेरलाइट इंजेक्टेबल दवाई जो बनाती है फाइजर, उस पर्टिकुलर यूनिट में 11 आपत्तियां पाई गई हैं कि वहां पर कुछ उल्लंघन किए गए हैं नियमों के, और उसी की वजह से ये यूएसएफडीए ने आपत्तियां सामने रखी हैं। लेकिन अब निफ्टी पर फोकस करते हैं। कंसिडरिंग हम हाइस के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, आपको बताते हैं निफ्टी पर क्या ट्रेड बन रहा है। सबसे पहले मुदित गोयल कह रहे हैं तेजी करें, 9200 का टारगेट अगले 1 से 2 दिनों में अचीव जरूर होगा, 9080 पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। अगली कॉल निफ्टी पर ही आ रही है हमारे अगले एक्सपर्ट वैशाली पारिक की ओर से। प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारिक निफ्टी पर बाई कॉल दे रही है, स्टॉप लॉस लगाएं 9030 पे, टारगेट 9200 के 2 से 3 दिनों में आने की उम्मीद है। मानव, आपकी कॉल। देखिए, जो करंट फॉर्मेशन है डेफिनेटली निफ्टी उसके हिसाब से बाय बनता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी देखें एक बहुत अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन देखने मिला है फ्रॉम दी सपोर्ट लेवल्स, एंड निफ्टी ने एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को भी अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चैनल के सपोर्ट के आसपास तो निफ्टी ट्रेड कर ही रहा था, तो आई थिंक करंट लेवल्स में बाय करना चाहिए। 9070 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड टारगेट है 9250 का। तेजी की पोजीशंस मानव की ओर से भी बताइए। संदीप, आपकी क्या राय है और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं निफ्टी पर आगे? आफ्टरनून हर्षदा, मैं भी वही स्टॉप लॉस से काम करूंगा 9070 के, और मेरा टारगेट होगा 9160 मंडे और ट्यूसडे तक। ओके, 9160 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन। इनफैक्ट मेरे ख्याल में मोनार्क नेटवर्थ ही इस समय सबसे ज्यादा बुलिश है निफ्टी पर, 9250 के ऊपर की कॉल जो आई है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक। कई स्टॉक्स है जो रेडार पर हैं और अगले हफ्ते की भी कई ऐसी इवेंट्स है जिस पर नजरें होंगी, जिसकी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए। ये सब आगे आखिरी आधे घंटे में। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों का मूड आज चुस्त है और इस हफ्ते की समाप्ति हम 9100 के ऊपर ही देखेंगे, ऐसे पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। जहां पर हम फोकस कर रहे हैं बैंक्स की तेजी पर, लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी काउंटर्स है जहां पर थोड़ी सी कमजोरी का मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो जो यूएस में बिल H1B वीजा पर दोबारा चर्चा में आया और उसके बाद थोड़ा सा मूड बदलता हुआ दिखाई दिया। इस सेक्टर पर भी एक चेक ले लेंगे। हमारे साथ अजय बग्गा है, मार्केट एक्सपर्ट। और अजय, इस पर हमने आपसे पहले भी चर्चा की है, और जिस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं कि H1B वीजा को लेकर काफी कड़े नियम शायद आगे आते हुए दिखाई देंगे। अब तक जो हमने सुना है इसमें क्या कुछ नया निकल कर आ सकता है, और ये जो बार बार एक नीजर्क रिएक्शन आता है वो क्या जस्टिफाइड है, या फिर अब इस स्टोरी को बाजार ने पूरी तरह से पचा लेना चाहिए और इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए? मेरे ख्याल से ज्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहिए अर्चदा, क्योंकि 20 से ज्यादा ऐसे बिल हैं जो पड़े हुए हैं H1B पे कांग्रेस में। ये जैसे प्राइवेट मेंबर बिल होते हैं हमारे पार्लियामेंट में, तो ये ऑलवेज इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, ये तय नहीं है कि ये पास होगा। दूसरी बात है, जो 35 लाख लोग हमारी आईटी कंपनियों ने हायर किए हुए हैं, उसके मुकाबले 5 लाख वैकेंसीज हैं यूएस में आज के दिन में। तो 5 लाख ऐसे जॉब्स हैं जो कि अमेरिका भर नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास उतने स्किल्ड लोग नहीं हैं अमेरिका में जो वो काम कर सकते हैं उन सैलरीज के ऊपर। तो इस सब माहौल में वो अमेरिका को ही बहुत हर्ट करेगा अगर ये H1B पे अगर पाबंदी लगा देते हैं। और तीसरी बात ये है कि हमारी कंपनी ने ऑलरेडी कहा है, जैसे 2 कंपनियों ने अनाउंस किया कि अब हम एंट्री लेवल के लोगों को H1B में नहीं भेजेंगे। तो ये ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन और रीअलाइनमेंट अपने लोगों को करके ये कुछ भी कंडीशंस आएंगी, अगर हायर सैलरी की भी आती हैं, तो ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को भेज के और ज्यादा काम को भारत की तरफ मूव करके और ये डिजिटाइजेशन से उस तरह से वर्चुअली काम करके आई थिंक हमारी कंपनियां मैनेज कर लेंगी। तो ये मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है,
मुझे तो लगता है कॉन्ट्रेरियन तौर से आईटी को देखना चाहिए, बहुत अंडर ओन्ड सेक्टर है और सभी लोग कह रहे हैं कि परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसे ही माहौल में बॉटम बनते हैं मार्केट्स के, तो इस सेक्टर के लिए हो सकता है कि बॉटम पहले ही बन चुका है एक आध महीने पहले और यहां से अच्छा करना चाहिए प्रदर्शन। कई और फंड मैनेजर्स भी ऐसा ही कह रहे हैं और इनफैक्ट एक्सेंचर के जो परिणाम आए जिनके ऊपर हम थोड़ा रिएक्शन सुबह से देखने की बात कर भी रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं उसमें, लेकिन थोड़ा सा असमंजस है। कहीं कहीं लग रहा है कि डिमांड बढ़ रही है बग्गा साहब, लेकिन कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है एक्सेंचर के लिए डिमांड बढ़ी है, हो सकता है उन्होंने हमारी कंपनी से कुछ मार्केट शेयर खींच लिया हो, क्योंकि हाल के दिनों में हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है और इंडियन कंपनीज का मार्केट शेयर घट भी रहा है। तो फिर इन आंकड़ों को किस तरह देखना चाहिए? बहुत सही बात है प्रदीप जी। और देखिए, अगर आप जैसे कंपनियां एक्सेंचर या आईबीएम के लगभग 1,40,000 लोग भारत में काम कर रहे हैं, एक्सेंचर का भी बहुत बड़े यूनिट्स हैं भारत में, तो ये जो कॉस्ट एडवांटेज था हमारा और स्किल एडवांटेज, उसका भरपूर फायदा उठा रही हैं अमरीकी कंपनियां और यहाँ पे ऑनशोर यूनिट्स अपने खोल दिए हैं इन्होंने और कम्पीट कर रहे हैं। अब बात यह है कि हमारी कंपनियां कहाँ हैं। लगभग 8% तक डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ आप सोच सकते हैं, डिविडेंड यील्ड 2% और जोड़ लीजिए और 2 से 3% शेयर बायबैक की तरफ से ईपीएस में वृद्धि हो जाएगी, तो 12-13% का रिटर्न अगर आप लेके चलें। और जो आजकल वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन काफी गिरे पड़े हैं, 10 टाइम 12 टाइम प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गिवन जो पॉजिटिव्स हैं कि एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर का ख्याल रखने वाले मैनेजमेंट्स हैं, लार्जली ग्रोथ कंपनियां हैं और साफ सुथरा काम है इनका, तो एक कॉन्ट्रेरियन मूव बनता है आईटी को फिर से देखने के लिए इस नजरिए से। आज जिस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला है, एक क्विक टेक्निकल चेक भी ले लेते हैं। वागले साहब बताइए, टीसीएस टेक महिंद्रा चार्ट पर स्थिति क्या दिख रही है? 1.5% नीचे है, क्या मौका इन लेवल्स पे आप ढूंढेंगे तेजी की पोजीशन लेने का? हर्षदा नहीं, थोड़ा और डाउनसाइड मैं समझता हूँ टीसीएस में हमको देखने को मिल सकता है कि 2350 तक जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर मैं बाइंग की सलाह दूंगा, मैं थोड़ा वेट करूंगा। करेंगे फिलहाल आप, लेकिन एक सेक्टर जिसने आज मार्केट को ड्राइव किया और अब देखिए धीरे धीरे ऊपर के स्तर से निफ्टी बैंक करीब 50 पॉइंट हल्का हो चुका है। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी थोड़ी सी अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है हमें, धीरे धीरे अब 50-50 वाला मामला हो गया। एक बार मार्केट ब्रेथ देखते हैं और एक बार हमारे फेयर एंड ग्रीड मीटर पर भी नजर डालते हैं। जो 60 का आंकड़ा हमने देखा था पौने घंटे पहले, ये देखिए 50-50 का मामला हो गया है। और अगर आप एक बार फिर से नजर डालें हमारे फेयर एंड ग्रीड मीटर पर, तो ये 60 वाला था, ये 57 हो गया है, कल 66 था। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे यहां पर मुनाफा वसूली बढ़ रही है। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है लेकर कंपनीज के लिए, ये दिखता है हमें। और महाराष्ट्र में हाईवे पर करीब 13,000 बार को दोबारा लाइसेंस मिल सकता है, यह खबर, जिसके चलते क्या उत्साह दिखाई दिया है। यूनाइटेड ब्रूअरीज कोई खास नहीं, अच्छा यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी बनती दिखाई दे रही है, 1% ऊपर यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर भागा है, लेकिन पूरा पैक देखना होगा। छोटे स्टॉक्स पे भी नजर डालनी चाहिए कि उनका क्या हाल है, शायद वहां से आपको कहीं ज्यादा उत्साह देखने को मिले। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये नए बार खुलने से इन कंपनीज को कोई सीधे तौर पे बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या इसकी वजह से मांग बहुत बढ़ जाएगी? क्या इन लिकर कंपनीज के मुनाफे पर बड़ा असर देखने को मिलेगा? ये डाउटफुल है, लेकिन सरकार को फायदा होगा। देखिए, और सरकार इसीलिए कर रही है क्योंकि सरकार को जहां तक मेरा अंदाजा है कुछ 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था इसकी वजह से। तो महाराष्ट्र सरकार अपने नुकसान की भरपाई के लिए कर रही है। 13,000 ठेकों के दोबारा लाइसेंस दिए जाएंगे, ये खबर फिलहाल निकल कर आती हुई। लिकर स्टॉक्स पे हालांकि विजय, क्या आपका कोई व्यू है? अच्छी खबर है, मुझे लगता है कि जितनी भी लिकर कंपनीज हैं उनमें कुछ अपसाइड देखने को मिल सकती है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी हो सकती है, ग्लोबल स्पिरिट्स में भी हो सकती है, तिलक नगर इंडस्ट्रीज में भी हो सकती है। जितने भी लिकर कंपनीज है, आई थिंक उनका पूरा का पूरा देश में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और महाराष्ट्र भी एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है किसी भी लिकर कंपनी के लिए। आई थिंक दैट दिस शुड ब्रिंग सम चीयर। हो सकता है कि 3 से 4% तक का कुछ अपसाइड देखने को मिले इन काउंटर्स में। 1 अप्रैल से वो बैन
लागू होने की बात की गई थी, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था। मेरे ख्याल में ये शायद पोल्स के लिहाज से आया था, चुनावों की वजह से आया था। उस पर अब देखिए एक के बाद एक सरकारें एक्ट कर रही है। महाराष्ट्र ने ये फिलहाल फैसला लिया है 13,000 बार्स फिर से खोले जाएंगे जो हाईवेज पर। इससे पहले चंडीनगर के एरिया में भी हमने देखा था डी नोटिफाई किया था उन रास्तों को हाईवेज के लिहाज से। लेकिन स्टॉक्स कुछ और जो इस समय एक्टिव हो रहे हैं उस पर जोर दीजिए। और हमने कई सरकारी कंपनियों की बात कल भी की थी और इसमें पूरा जो मूव आया है वो ऑफकोर्स प्राइमरली डिविडेंड लेड ही रहा है। कोल इंडिया एक स्टॉक जहां पर आज कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। 26 तारीख को इसकी भी बैठक होगी डिविडेंड को लेकर और उस लिहाज से थोड़ा सा उत्साह है। अब क्या ट्रेडर्स पोजीशन लेके जा सकते हैं या फिर यहां से आगे कुछ ज्यादा खेल नहीं है इसमें? बताइए मानव। देखिए जो करंट लेवल्स में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक का 285 और 286 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर वीकली चार्ट्स में भी देखें। एंड रिसेंटली स्टॉक कहीं ना कहीं इंट्राडे चार्ट्स में एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। सो वॉल्यूम बिल्टा भी काफी हद तक नीचे देखा है। सो आई थिंक स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान तो रहेगा ही। एंड मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में जो उसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस है करीब 310 312 के आसपास स्टॉक एक बार वो लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। एंड सिंस वी आर एट वीकली ओवरसोल्ड लेवल्स आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉक में री एंटर कर सकते हैं because downside risk is only limited to 290 levels. So I think short term perspective के स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं। चलिए BTST का वक्त हो चुका है और आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो स्टॉक। अनुज दीक्षित यूनियन एडवाइजरीज के बजाज ऑटो पे बाई कॉल दे रहे हैं 2835 का स्टॉप, 2920 के टारगेट। रिलायंस इंफ्रा पे भी इनकी बाई कॉल है, स्टॉप लॉस 568 पे लगाएं, 590 के टारगेट रखने की सलाह है। सर्वेंद्र श्रीवास्तव की भी राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। ये कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट में बिकवाली की पोजीशन आपको लेनी चाहिए, 226 का टारगेट है, 234 रुपए 10 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। वहीं जी एंटरटेनमेंट में भी सेल साइड की पोजीशन आप लेकर चलें, 515 का टारगेट और स्टॉप लॉस 525 रुपए 60 पैसे पर लगाने की सलाह। मानव क्या ट्रेड्स? मेरा फर्स्ट कॉल है बाय ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा। एक्चुअली स्टॉक ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में से काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा है। इवन दो स्टॉक काफी हाई लेवल्स पे है बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम आया है एंड आफ्टर अ वीकली ब्रेकआउट स्टॉक में एक अच्छा सा अप मूव देख सकते हैं। सो 164 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो अपसाइड टारगेट है वो 178 का है। मेरा सेकंड कॉल है बाय ऑन REC लिमिटेड। स्टॉक काफी अच्छे अप ट्रेंड में रहा है एंड मोमेंटम काफी अच्छा है स्टॉक में बिकॉज सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव हाई टॉप्स एंड बॉटम्स बनाते जा रहा है। 168 का इसका लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा एंड टारगेट इज एट 182। वागले साहब। मेरे दोनों BTST रहेंगे प्रदीप। पहला होगा बाय इन कोटक बैंक, स्टॉप लॉस 870, टारगेट 891। दूसरा होगा बाय इन क्यूमेंस, स्टॉप लॉस 921, टारगेट 951। ओके इस वक्त आप देखिए मार्केट अब 9,100 और 21,100 के लेवल के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ अब नेगेटिव हो चुके हैं दिन में पहली बार। शुक्रवार को अमूमन ऐसा होता है आखिरी मिनटों में थोड़ा हम मार्केट को हल्का होते हुए देखते भी हैं क्योंकि कुछ पोजीशंस हफ्ते के लिहाज से बनाई जाती हैं जो शायद काटनी पड़ती है, उसका असर होगा। लेकिन आज की क्लोजिंग अगर मानव आप देखें स्ट्रिक्टली किस लेवल पर आप देखना चाहेंगे? जो हम शो के शुरू में बात कर रहे थे तो मेरा तो ये अंदाजा था कि 9,118 के आसपास अच्छा लेवल दिख रहा था जहां पे कम से कम 50% का रिट्रेसमेंट पूरा होता था। उसके ऊपर अगर हम बंद हो जाते तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बनता कि हाँ अब तेजी लौटी है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी। इनफैक्ट 9120 के ऊपर अगर हम क्लोजिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए काफी अच्छा होता है। बट अगर हम देखें तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके का पैटर्न बना है निफ्टी में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डोजी बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीकली पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर निफ्टी 9100 या 9090 के ऊपर बंद होए सो इट इज मच बेटर। सो आई थिंक ऐसा चांसेस हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम लोग बहुत शार्प मोमेंटम से नई अपसाइड जाएं, मे बी कंसोलिडेट करें 9090 के आसपास बिकॉज 9070 का सपोर्ट है। बट शॉर्ट टर्म सपोर्ट जब तक 9070 का सस्टेन रहेगा आई थिंक चांसेस आर क्वाइट हाई निफ्टी एक बार नया हाई जरूर रिटेस्ट कर सकता है, जो अपसाइड टारगेट 9250 का मेंटेन रखते हैं। ओके टायर एक्सप्रेस है जो शायद अगले हफ्ते फिर से फ्लेवर में रहेगा। याद रखिए इस पूरे हफ्ते यहाँ पर MRF, अपोलो, JK, सिएट में
4 से 7% का उछाल बनता दिखाई दिया। वीकली परफॉर्मेंस लेकर आएंगे इस पूरे पैक का। और दरअसल अगले हफ्ते एक बैठक भी होने वाली है। एंटी डंपिंग ड्यूटी पर चर्चा करेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री टायर इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ। बग्गा साहब, जो एनवायरमेंट इस समय है, लगातार हम देख रहे हैं चाइना में जो रबर इंडेक्स है वो लोज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में 20-30% ईयर हाई से नीचे है दाम, जो एक फेवरेबल स्थिति है इन कंपनियों के लिए। यहां से आगे अगर निवेश के बारे में सोचा जाए, क्या आपको लग रहा है ये एक अच्छा पैक है, डिसेंट रिटर्न्स देखने को मिलेंगे? वैल्यूएशंस के लिहाज से ये कैसी स्पेस दिख रही है आप? जी अर्चना, देखें तो ये अच्छा लग रहा है क्योंकि इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो डाउन है। बहुत पेटकेम कॉम्प्लेक्स डाउन है और नेचुरल रबर दोनों की कीमतें, नेचुरल रबर तो लगभग 25% डाउन हो गया है पिछले कुछ हफ्तों में। दूसरी बात है, चाइना का एक रुख बदला है कि वो अमेरिकी मार्केट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और तीसरा, हमारी सरकार शायद कुछ एंटी डंपिंग लेके आएगी। तो ये तीनों कारण है, अलॉन्ग विद जो आशा है कि आउटपुट ग्रोथ होगी। यूरोपियन आज पीएमआई देखिए, यूरोप के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। लग रहा है कि ऑटो में वृद्धि है यूरोप में भी इस साल, यूएस में भी। तो जो टायर एक्सपोर्टर हैं वो भी अच्छा करेंगे और भारतीय मार्केट तो बढ़ने की काफी उम्मीद है। तो ओवरऑल टायर्स एक स्ट्रांग हमारे लिए आउट परफॉर्मर रहेगा सेक्टर इस साल के लिए। शंकरा बिल्डिंग आईपीओ पर अपडेट आते हुए यहां पर 3 बजे तक करीब 17 गुना भर गया है, तो अच्छा रिस्पांस यहां भी दिख रहा है। विजय, आप क्या सलाह देंगे अपने क्लाइंट्स को? आपने क्या राय दी है इनफैक्ट इस पर, और क्या उम्मीद करते हैं इस आईपीओ से? ठीक है, जिस तरीके का आईपीओ मार्केट में रुझान रहा है, अभी हमने रिसेंट लिस्टिंग देखी एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, तो मुझे लगता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन अब बढ़ रहा है। हालांकि मैंने अपने कस्टमर्स को इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए नहीं बोला है, बट ओवरऑल मुझे जो लग रहा है, जिस तरीके की सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रही हैं, दैट इट शुड बी अ डिसेंट लिस्टिंग। और संभवतः जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे वो 10 से 15% तक की ओपनिंग में तेजी देख सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इस स्टॉक में पैसा, इस आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है ओवरऑल आईपीओ मार्केट्स में रुझान अच्छा है, चाहे वो सीएल एजुकेट का हो, चाहे वो शंकरा का हो, चाहे अभी हमने जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स देखा, तो उसमें नो डाउट रिटेल पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग इन आईपीओज, विच इज वेरी गुड फॉर एनी मार्केट। सो इंडियन मार्केट्स डेफिनेटली वुड गिव अ थम्स अप टू द न्यू आईपीओज कमिंग इन द मार्केट। तो सीएल एजुकेट भी अच्छा खुलेगा आपको लगता है? नहीं, मैंने आपको कहा कि जो रुझान है वो पॉजिटिव है। मैंने सीएल एजुकेट के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा रुझान पॉजिटिव है। और शंकरा का मुझे बेटर लगता है आईपीओ एज कम्पेयर टू सीएल एजुकेट, जो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। बिल्कुल, तो शंकरा बिल्डिंग से आप उम्मीद करेंगे। अच्छा वागले साहब, 2 स्टॉक आप देखिए जरा, इरोज और केईसी, क्या कहते हैं इनके चार्ट? प्रदीप, दोनों बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एक ही तकलीफ है कि दोनों काफी मूव हो चुके हैं। इरोस मंथली चार्ट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मैं ये लेवल पे या थोड़े हल्के से करेक्टिव मूव जो कि लगभग 260 तक आता है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। करंटली 268 है, आपको एक 250 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मुझे इरोस मीडिया में 330 to 350 का व्यू है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये 3 से 6 महीने का है। केईसी ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव कर चुका है तो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, बट और थोड़ा ऊपर जा सकता है तो बिल्कुल जा सकता है। लगभग 230 to 240 उसका टारगेट होगा। मैं बाय करने के लिए इसके लिए नहीं कह रहा हूं कि इसका स्टॉप लॉस 180 ही बैठेगा। ओके, ये दो फिलहाल ट्रेड्स जिसमें वो स्टॉप लॉसेस पर भी आप ध्यान दें। आईटीसी पर बग्गा साहब आपकी राय चाहिए, 280 के आसपास, और देखिए इसने कुछ सपोर्ट किया है जहां पर पूरा लाइमलाइट आज बैंक्स पर रहा है, लेकिन आईटीसी, रिलायंस, गेल जैसे दिग्गजों ने भी अपना योगदान दिया है। क्या आपको लग रहा है ये एक फेयर ट्रेड साबित होगा करंट लेवल से? देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक तो नहीं बोलूंगा, बट 3 जो मेजर रुझान है हर्षदा जी, वो कहना चाहूंगा। एक एफएमसीजी रिकवरी मुझे आती दिख रही है, ड्यूरेबल्स और स्टेपल्स दोनों की। तो कंज्यूमर, क्योंकि रूरल इकोनॉमी में पिकअप है,
तो वो आप देखेंगे। तो जो भी स्टॉक्स रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं उनको देखिए। दूसरी जीएसटी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में आएगा जो सेल्स है, और तो जो भी बेनिफिट करेगा उसको बेहतर है। और जिनका भी ऑल इंडिया लेवल सामान जाता था और इतने उनको टैक्स देने पड़ते थे, वो सब कंपनियां करेंगी। और ये जो कंपनियां हैं जिन पे लग रहा था कि सेस बहुत हाई होगा, अब जैसे सिगरेट पे बोला गया है कि 4,000 रुपए तक का पर 1000 सिगरेट्स का उन्होंने एक अपर लिमिट रख दिया है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितना लेवल आता है टैक्स का पूरा। बट बाजार ये सोच के चल रहा है कि टोबैको कंपनियों को कम रहेगा या उतना ही रहेगा जितना था, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आ रहा है टैक्स जीएसटी के बाद। तो वो एक ट्रिगर है और मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया। बट ओवरऑल एफएमसीजी एक टर्नअराउंड स्टोरी है। टू व्हीलर्स आप देख सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जो भी डोमेस्टिक कंजम्पशन रिवाइवल की स्टोरीज हैं वो देखी जा सकती है। मानो दो स्टॉक्स पे आप भी नजर डालिए, एक तो है ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और एक है आरईसी। ये दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंक, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर ओरिएंट बैंक की सबसे पहले बात की जाए तो स्टॉक काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में था। एंड वहां से जिस तरह हमने इसमें ब्रेकआउट देखा है विद वॉल्यूम्स, आई थिंक स्टॉक एक डेफिनेटली एक नए जोन में आ चुका है। एंड इम्पॉर्टेंटली अगर हम क्वार्टरली चार्ट देखें तो स्टॉक का जो क्वार्टरली रेजिस्टेंस था करीब 138 के आसपास था। एंड आज जिस तरह वीकली क्लोज के हिसाब से उसके ऊपर बंद आया, आई थिंक इन वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव स्टॉक 155-160 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। आरईसी की मैंने अभी जो बीटीएसटी दिया था वो आरईसी पे ही अपडेट दिया था। बेसिकली स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है। अगर हम देखें भी तो प्रदीप जी, तो स्टॉक जिस तरह नए हाइज बना रहा है विद वॉल्यूम्स एंड मोमेंटम अभी भी काफी पॉजिटिव। आई थिंक नियर टर्म परस्पेक्टिव में वोंट बी सरप्राइज के स्टॉक इमीडिएटली 185 इवन 200 के लेवल्स टेस्ट करे। बट ऑन दी अदर साइड 168 और 165 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो जब तक वो होल्ड करे आई थिंक मोमेंटम डेफिनेटली आरईसी में कंटिन्यू रहेगा। तो ये आखिरी मिनटों में जाते जाते हम वही स्टॉक बताते हैं जहां पे कोई ब्रेकआउट दिख रहा है दरअसल, और ये सारे वो स्टॉक हम आज बता रहे हैं जो नए हाइस पे ही बंद हो रहे हैं। क्या महानगर गैस भी उनमें से शामिल हो सकता है? वागले साहब देखिए 2% का पुलअप इसमें आया है पिछले 20 मिनटों में। नहीं, इतना पैटर्न पॉजिटिव नहीं है। महानगर गैस मैं समझता हूँ 910 के ऊपर जाना जरूरी है, तो ही ब्रेकआउट माना जाएगा। तो मैं फिलहाल वेट करूंगा। ओके, अच्छा, अब फाइनली क्लोजिंग देख लेते हैं। तो 225 पॉइंट के आसपास निफ्टी बैंक में आ रही है, 21,100 के ऊपर। निफ्टी 9,100 के करीब आ गया। इसके ऊपर भी बंद होगा या नहीं, ये तो उम्मीद है हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर वक्त ऊपर रहा है। 9,100 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी। लेकिन निफ्टी बैंक, बगा साहब, हम काफी डिटेल में बात कर रहे थे, तब आप नहीं थे, तो आपकी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि जिन एक्सपर्ट से हमने बात की है, बैंकर से बात की है, जिनके दौरान वो कह रहे हैं कि कोई बड़े मेजर लेने की जरूरत है। लेकिन कुछ एजेंसीज के हवाले से कुछ खबरें देखिए सूत्रों की निकल कर आ रही हैं अभी। तो ये कहा जा रहा है कि ज्वाइंट लेंडर फोरम जो बना हुआ है बैंक्स का, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा, या आरबीआई उसमें कुछ इंटरवीन करेगा, गाइड करेगा। आरबीआई कुछ बड़े अकाउंट्स को मॉनिटर करेगा। ये सर ऐसा लग रहा है कि जहां सर्जरी की जरूरत है वहां फिर से काढ़ा पिलाया जा रहा है। बिल्कुल, वो एस्प्रिन दी जा रही है प्रदीप जी, तो ज्यादा मत सोचिए। आज मौका था, मैं तो सारा दिन यही बोलता रहा कि आज मौका है, पैसे निकाल लीजिए बैंक निफ्टी, मंडे से गिरेगा फिर, क्योंकि पीएसयू बैंक्स को चाहिए लाखों रुपए का कैपिटल, आप हजारों रुपए डाल रहे हैं। तो जहां रेडिकल सर्जरी चाहिए वहां पे बहुत टिंकरिंग अराउंड हो रही है, और ये कहानी हमने बहुत बारी सुनी है। तो आज जो चले हैं कॉर्पोरेट लोन्स जिनके बिल्कुल एनपीएस हैं, वो बैंक्स चले हैं। आज मौका था मुनाफा वसूली करने का, क्योंकि फंडामेंटल्स उनको सपोर्ट नहीं करते अगले 1-2 साल के लिए। ये कहानी हम कई बारी सुन चुके हैं और कई बारी देख चुके हैं, फिर से पीएसयू बैंक्स नीचे आते हुए। और आज का निफ्टी मूव भी आप देखिए तो 80-85% बैंकिंग के कारण ही चला है प्रदीप जी। जी हाँ, और अब आप देखेंगे वो इंडेक्स भी काफी कूल ऑफ करता हुआ। लेकिन एक जो काफी कमजोर काउंटर रहा है वो है ग्रासिम, और आपने देखा होगा हमारे ज्यादातर बीटीएसटी में जानकारों ने कहा था कि सीमेंट स्टॉक्स में बिकवाली करनी चाहिए। विजय, आपकी क्या सलाह है इस स्पेस पे?
मुझे लगता है विद लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव तो अच्छा सेक्टर है, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन रह सकता है। संभवतः आपको ग्रासिम 900 950 950 के आसपास कुछ आता भी दिख सकता है कुछ आने वाले सेशंस में, बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में आई एम फेयरली बुलिश ऑन द इंफ्रा स्पेस एंड द सीमेंट स्पेस। तो शॉर्ट टर्म पेन है, मुझे लगता है बहुत जल्दी रिवाइव भी करेगा स्टॉक। चलिए, मार्केट बंद होने का समय करीब आ गया है, तो आखिर में क्या तस्वीर उभर कर आ रही है वो देखते हैं। 9100 के ऊपर निफ्टी फाइनली क्लोज हो जाएगा, ऐसी उम्मीद। 21100 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी बैंक भी क्लोज होता हुआ नजर आएगा। दिन के हाई से भले ही ये काफी नीचे आए हों, मार्केट ब्रेथ आखिरी मिनटों में नेगेटिव नजर आ रही है और हमारा फेयर एंड ग्रीड बीटर अब 55-56 की तरफ आ गया है। तो बहुत तेजी से आखिरी मिनटों में मुनाफा वसूली हुई है आज, ये साफ तौर पे नजर आ रहा है। खास स्टॉक्स पर अगर हम रुख करें और आज जाते जाते जो तस्वीर अब हमें दिखाई दे रही है, जहां तक खरीदारी हुई बैंकों में मोटे तौर पे बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट, कैनरा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद, यूनियन, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट अगर आप एफएनओ स्टॉक्स देखें तो पहले टॉप 10 में से 8-9 तो बैंक ही हैं। जी हाँ, यहाँ पर हमने देखा है क्लियरली बैंक्स ने आज पूरी तेजी की कमान संभाली है, लेकिन कुछ रनअवे मूवर्स मिड कैप साइड पर भी रहे हैं प्रदीप, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ईरोस इंटरनेशनल 5% ऊपर। पेपर कंपनियों में आज काफी जोर देखने को मिला। जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट जैसे काउंटर्स, स्टार पेपर मिल्स में हमने देखा था एक अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। साथ ही आप नोटिस करेंगे एक्सो नोबेल एक स्टॉक जो फिर से रेडार पर आया, 4% का उछाल इसमें बनता हुआ दिखाई दिया और बाजार बंद होते होते ही इस काउंटर में वो तेजी देखने को मिली है। रैमको जैसे काउंटर्स फिर हरकत में आए। तो ऐसे मिड कैप आइडियाज हैं जिनमें आज काफी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, देख लेते हैं वीकली परफॉर्मर्स कौन से रहे हैं। तो एक्सो नोबेल करीब 11% ऊपर दिखाई देगा। इनफैक्ट निफ्टी वीकली बेसिस पर आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे क्या स्थिति देखने को मिल रही है। जोड़ तोड़ के हम 9100 पर फाइनली जाकर टिके हैं, तो एक थोड़ा सा फ्लैटिश वीक रही है, 0.5% के नुकसान के साथ इंडेक्स की समाप्ति। लेकिन हफ्ते दर हफ्ते किन स्टॉक्स ने कमाई की है और सरप्राइज कोल इंडिया आगे है, क्योंकि 3% की छलांग इसमें लगाई और ये पार्टिसिपेशन कल और आज में ही सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा एनटीपीसी, विप्रो, लुपिन, गेल, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने खरीदारी के सौदे देखे। लेकिन एक्सिस बैंक 5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज की पिटाई काफी हुई है इस हफ्ते। मारुति, टीसीएस, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, एमएनएम, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर इस पूरे हफ्ते ज्यादा मुनाफा वसूली की देखने को मिली। बिल्कुल, तो ये तस्वीर, लेकिन क्लोजिंग को देखकर तो मजा नहीं आ रहा है। वागले साहब क्या कहेंगे? जी प्रदीप, 9100 के ऊपर डिसिसिव क्लोज जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो ये देख के कहना पड़ेगा कि अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बाकी है। ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग का दौरा चालू है और हम कन्विंसिंगली ऊपर वन में चलेंगे फिलहाल तो नहीं लगता। अगले और 2-3 दिन का डेटा देख के, चार्ट देख के ये देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ 9000 के नीचे हम नहीं जाएंगे। चलिए, अगले हफ्ते एक्सपायरी के लिए आखिरी 4 दिन बाकी हैं। अब तक तो संकेत यही है कि 9000 पे काफी तगड़ी राइटिंग हो रही है, 9200 के ऊपर काफी तगड़ी राइटिंग हो रही है, तो इसी रेंज में आप कहीं एक्सपायरी होते हुए देखेंगे। आज का मार्केट का रुख भी वही है और हम इसके बिल्कुल बीचों बीच आज की क्लोजिंग दे रहे हैं, तो बिल्कुल साफ है। लेकिन 9108 अब यह आंकड़ा फाइनली आता हुआ एवरेजिंग के बाद, तो चलिए ये भी ठीक ही है, इतना बुरा भी नहीं। वक्त है इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही विजय चोपड़ा साहब, मानव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वागले साहब आपका शुक्रिया। और अब देखते हैं स्टॉक 2020 में आज का रिजल्ट। और आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच रहा है और दोनों ने देखिए काफी अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, लेकिन हेमंत ने बाजी मारी है, 2% से ज्यादा की कमाई की है। अब कौन से स्टॉक से? इंडिया बुल्ड वेंचर्स 5% का शेयर में उछाल देखने को मिला। मुर्देश्वर सेरेमिक्स में 2.5% की तेजी। बैंक्स, यूनियन बैंक इनके टीम में शामिल था और एचओवी सर्विसेज में भी हमने देखा लगभग 3% की बढ़त देखने को मिली। अब नीरज की टीम में श्रीराम ईपीसी इस जिनका अच्छा परफॉर्मर रहा। भूषण स्टील में 2.5% का उछाल। एचओईसी और कोल इंडिया में भी हमने देखी अच्छी तेजी। इसके साथ ही आखिरी सौदा में तो हम लेंगे इजाजत, लेकिन आज तो शुक्रवार है, तो ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे हमारी टीम के साथ वीकेंड मस्ती। बने रहिए।